देखिए बच्चों, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आव्यूह के बारे में और उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। अभी इसमें हम आव्यूह के प्रकार के बारे में बात करेंगे और इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो नहीं दे रखे हैं। आव्यूह के प्रकार क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, आपको इनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर शुरू करते हैं वन बाई वन। जैसे आव्यूह के प्रकार में एक होता है पंक्ति आव्यूह, जिसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या हुआ? जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, सिर्फ एक, ज्यादा ना हो, एग्जैक्टली वन पंक्ति हो, मतलब कुछ इस टाइप का। 2 3 5 9। अब आप इस आव्यूह को देखिए, इसमें सिर्फ एक पंक्ति है। अगर हम कॉलम की बात करें तो इसमें 4 कॉलम है, यानी इसकी जो कोटि होगी वो 1 into 4 होगी। या फिर और हो सकते हैं 4 3। इसमें भी सिर्फ एक पंक्ति है और स्तंभ 2 हैं, तो इसकी कोटि होगी 1 into 2। ठीक है ना? तो पंक्ति अवयव के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पंक्ति एक होनी चाहिए और आपके स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक स्तंभ आव्यूह होता है। स्तंभ आव्यूह उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, जैसे इस टाइप के होंगे, इस टाइप के। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें 3 पंक्ति हैं और एक स्तंभ है। यानी जो पंक्ति अवयव होगा उनमें पहले वाला एलिमेंट 1 रहेगा और जो स्तंभ अवयव होगा उनकी कोटि में दूसरा एलिमेंट 1 होगा। और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं स्तंभ अवयव के। ये वाला ये वाला भी एक स्तंभ अवयव है। पंक्ति मतलब रो मैट्रिक्स, स्तंभ मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम बना होगा। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो बनी होगी और एक कॉलम है, इसमें 4 हैं टोटल। 4 इसमें पंक्ति है और एक कॉलम है। 4 रो है, एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 4 into 1। ठीक है, पंक्ति क्लियर हुआ आपको, स्तंभ क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, आप जानते हैं। यानी हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें जितनी पंक्ति उतने ही कॉलम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस टाइप के। अगर मैं इसकी कोटि की बात करूं, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसकी कोटि होगी 2 into 2। तो ये एक वर्ग आव्यूह है, जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ है। और भी हो सकते हैं कि अगर मैं 3 पंक्ति बनाऊं तो 3 ही इसमें स्तंभ लेने पड़ेंगे, इस टाइप का। तो वर्ग आव्यूह 3 into 3 का हो सकता है, 2 into 2 का हो सकता है, या फिर 1 into 1 का हो सकता है। इस तरीके का होगा 1 into 1 का, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा होगा। तो ये वाला भी 1 into 1 का एक वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और बहुत काम की चीजें हैं वर्ग आव्यूह। ये एक्चुअली इसके बाद के जितने भी हैं ना, ये सब के सब, ध्यान देना यहाँ तक, सॉरी, ये ये तीनों वर्ग आव्यूह के ही स्पेशल टाइप है। मतलब वर्ग आव्यूह किसे बोला हमने? जिसमें जितने स्तंभ उतने ही पंक्ति होनी चाहिए, जितनी रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब वर्ग। इसी वर्ग में ये 3 आ जाते हैं, इसी के स्पेशल टाइप। इन्हें समझिए वन बाई वन। जैसे अगर मैं विकर्ण आव्यूह की बात करूं तो सबसे पहले विकर्ण देखिए क्या होता है। विकर्ण होता है ये वाले। अगर हम कोई भी हम रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह बनाएं तो अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को हम विकर्ण बोलते हैं। लेकिन आव्यूह के केस में सिर्फ इधर वाला, इसी को हम विकर्ण बोलेंगे। तो विकर्ण आव्यूह के बारे में पढ़ने से पहले आपको विकर्ण जान लेना है कि विकर्ण एक्चुअली होता क्या है। मैं पहले एक स्क्वायर आव्यूह बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक स्क्वायर आव्यूह बनाते हैं। 2 3 5 4 7 9 1 2 0। सपोज इस तरीके से हमने बनाया। अब अगर इसमें ये वाले जो एलिमेंट होंगे, ये दैट मीन्स कौन कौन से? 2 7 और 0, ये विकर्ण अवयव कहलाते हैं। इसके क्या कहलाएंगे? इनको एक नाम दे दिया जाता है, विकर्ण अवयव। विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं इसके। तो विकर्ण अवयव में 3 अवयव हुए इसके, 2 7 और 0। ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला है A11, इस वाले को बोले हम, ये सेकंड रो का सेकंड है, तो ये है A22, और ये वाला होगा A33। तो इसमें
A11, A22, A33 वगैरह इस टाइप के जो होते हैं ये सारे के सारे विकर्ण अवयव होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण अवयव के लिए आई और जे का मान बराबर होता है। आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1। इसमें आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1। आई जे क्या है? ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना ए आई जे से, याद आया? अभी पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे, ए आई जे से मैट्रिक्स बनाया था। तो आई मतलब रो के नंबर को बताता है, जे मतलब कॉलम के नंबर को। ओके, तो विकर्ण अवयव आपको पता चले, तो विकर्ण अवयव के अनुसार हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे। विकर्ण अवयव किसे बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना। विकर्ण अवयव एक ऐसा अवयव है जिसके विकर्ण अवयव जीरो के अलावा कुछ और नंबर हो और बाकी सब जीरो हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कुछ इस टाइप का, ये मैं बना देता हूं। मान लीजिए हमने इस तरीके का एक अवयव बनाना। इस अवयव में अगर आप ध्यान से देखें, जो विकर्ण अवयव हैं वो तो नॉन जीरो नंबर हैं, जीरो के अलावा कुछ और नंबर है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी एंट्रीज लिखी हुई हैं वो सब के सब जीरो हैं। यानी विकर्ण अवयव को छोड़कर बाकी सारे जीरो होने चाहिए, तो इस टाइप का अवयव कहलाता है विकर्ण अवयव। क्लियर हुआ आपको? सिर्फ और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। ये देखिए, ये भी एक विकर्ण अवयव होगा। मतलब अवयव का वर्ग होना तो जरूरी है, ये तो पहली कंडीशन है। ये सारे विकर्ण अवयव भी एक वर्ग अवयव होगा, अदिश अवयव भी एक वर्ग अवयव होगा, तत्समक भी एक वर्ग अवयव होगा। वर्ग होना तो जरूरी है, उसके अंदर की चीजें याद रखनी है। विकर्ण में क्या होगा कि विकर्ण वाले एलिमेंट नॉन जीरो और बाकी सारे जीरो होंगे। तो ये 3 into 3 का विकर्ण अवयव है, ये 2 into 2 का है। उम्मीद है विकर्ण अवयव क्लियर हुआ होगा। अगर विकर्ण क्लियर हो गया तो अदिश समझ में आ जाएगा। अदिश अवयव, एदिश क्या होगा, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती हैं? 1 by 1 बुक में लिखा हुआ है, वैसे तो आपके सारी परिभाषाएं इनकी बुक में लिखी हुई हैं। आप वहां से एक बार गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा आपको। बस मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअली डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदिश अवयव उसे बोलते हैं जिसके सारे विकर्ण अवयव सेम हों, इस तरीके के। देखिए, इस ऊपर वाले में जो विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव कुछ भी हो सकते थे, बस जीरो नहीं होने चाहिए। जो अदिश अवयव है उसके विकर्ण भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे सब सेम होने चाहिए, सारे 3 हो जाएं, या फिर कुछ इस तरीके का मैं लिख दूं। ध्यान देना, ये मैंने लिख दिया तो ये भी एक विकर्ण अवयव होगा, x0 0 x। और भी आप लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि तीनों जो भी होंगे, जो विकर्ण अवयव होंगे, वे सबके सब सेम होने चाहिए, तो ऐसा अवयव कहलाता है अदिश अवयव। ओके, और स्क्वायर होना तो जरूरी है, क्योंकि विकर्ण अवयव सिर्फ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जो वर्ग अवयव है उसी के विकर्ण अवयव होते हैं। अगर अवयव वर्ग नहीं है तो विकर्ण एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, क्लियर हुआ? विकर्ण अवयव मतलब विकर्ण अवयव होंगे, बाकी सारे जीरो रहेंगे। अदिश अवयव की विकर्ण अवयव सारे सेम होंगे और बाकी सब जीरो होने चाहिए, बाकी सब जीरो हो। ध्यान देना, इनमें बाकी के और सारे जीरो हैं। अगर हम तत्समक, और इसी को इकाई अवयव भी बोलते हैं, एक वर्ड और आता है इकाई। इकाई मतलब 1। तो इकाई अवयव हम उसे बोलते हैं जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, सब विकर्ण अवयव 1 1 होने चाहिए और बाकी सब कुछ जीरो हो। इस टाइप का कहलाता है इकाई अवयव। आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना? ये 3 into 3 का होगा। अगर हम 2 into 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वे 1 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सबके सब जीरो होंगे। यानी विकर्ण अवयव 1 और बाकी सारे जीरो, तो इस टाइप का अवयव कहलाता है आपका इकाई अवयव। ये वर्ड यूज मत करना, तत्समक में भी यूज नहीं करूंगा, बस बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया था। बाकी सब इसको इकाई या इकाई भी नहीं बोलते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, आइडेंटिटी। आगे चलते हैं। शून्य, शून्य तो आप समझते ही हैं, एक ऐसा अवयव जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, जैसे
इसे स्क्वायर होना जरूरी नहीं है इस टाइप का, ये भी एक शून्य अवयव होगा। कुछ भी कोटि चाहे इसकी कुछ भी बनती हो, ये भी एक शून्य अवयव होगा, यानी एक ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव जीरो होते हो। ओके, तो ये अवयव के प्रकार थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। इनमें बेसिकली आप इन तीन को स्पेशली ध्यान रखेंगे। इन तीन को मैं फिर से बता दूं, विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण अवयव नॉन जीरो बाकी सारे जीरो। अदिश अवयव जिसके विकर्ण अवयव सब बराबर होंगे बाकी सब जीरो होंगे। इकाई अवयव जिसके विकर्ण अवयव वन वन होंगे बाकी सब जीरो होंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, याद रख लेना। अब इनके ऊपर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे हैं। जैसे अगर हम प्रश्नावली 3.1 की बात करें तो इसका 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां मैं बस रीड कर देता हूँ, बड़ी आसानी से हो जाएगा। लिखा हुआ है ए इक्वल टू, 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, लिखा हुआ है 8 में ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मीनिंग समझ लीजिए, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ए आई जे मतलब उसके एलिमेंट को बता रहा है, एम इंटू एन उसकी कोटि को बताता है। एम रो और एन कॉलम। एम कितने होंगे उसमें, पंक्ति होंगी, पंक्ति, और एन होंगे उसमें स्तंभ। ठीक है ना। अब उसने कहा है कि ए एक वर्ग अवयव है, तो यहाँ एम और एन के बारे में बताना है। अब वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव हमने किसे बोला था, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो। यानी इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वर्ग अवयव के लिए कंडीशन होगी एम बराबर एन। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, जिसमें एम बराबर एन दे रखा होगा उसी ऑप्शन को आप फाइनल कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी। ठीक है ना। तो आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके अलावा एक्सरसाइज के आप बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस एक 10th क्वेश्चन देख लीजिए, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो लिखा हुआ है 3 into 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। वैसे बच्चों मैं एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोलूँ तो चल जाएगा। जैसे मुझे अवयव बोलने में प्रॉब्लम होती है, मैं मैट्रिक्स बोल लूँ उसको, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि अवयव को मैट्रिक्स, पंक्ति को रो, कॉलम, स्तंभ को कॉलम, मतलब इस तरीके के जो इंग्लिश वर्ड है उनको यूज करें तो थोड़ा सा इजी पड़ता है बस पढ़ाना। तो बता देना मुझे कि अगर आपको लगे कि हाँ चल जाएगा तो बता देना। ठीक है। खैर, 3 into 3 कोटि के अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। मतलब ये एलिमेंट है, प्रविष्टि मतलब जो इसकी एंट्री है, इसके अंदर जो एलिमेंट भरेंगे, जो अवयव हम भरेंगे वो अवयव 0 या 1 होने हैं। ठीक है। तो ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो, इनके अलावा ना हो कुछ भी। तो सबसे पहले आप डिजाइन बना के देखते हैं। 3 into 3 है, मतलब इसमें 3 रो बनेंगी, 3 कॉलम बनेंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स हम बनाते हैं जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए 11th क्लास का एक काफी डिफिकल्ट सा चैप्टर है, क्रमचय संचय। पढ़ा होगा आपने क्रमचय और संचय 11th क्लास में, और आसानी से समझ में भी नहीं आता, बच्चों को भारी लगता है। लेकिन मैं उससे रिलेटेड बस एक बात बताऊंगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बस इसे याद रख लेना कि कहीं पर अगर हमें कुछ स्थानों को भरना हो, ध्यान से सुनना, अगर कहीं हमें कुछ खाली स्थानों को भरना हो तो उन स्थानों को भरने के लिए हर एक स्थान के लिए हमारे पास जितनी चॉइसेस अवेलेबल होगी उन सारी चॉइसेस की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। जितनी भी नंबर ऑफ चॉइस किसी भी स्थान को भरने के लिए अवेलेबल है उन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। वन बाय वन देखते हैं हम। जैसे इस स्थान को भरना है तो इस स्थान पर या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 एलिमेंट भरने हैं ना हमें इस स्थान के लिए। या तो हम 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, दो चॉइस है हमारे पास। अगर मैं इस स्थान की बात करूं तो यहाँ भी या तो 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, मतलब इसके लिए भी दो चॉइस हमारे पास है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दो हमारे पास ये हैं,
दो ही चॉइस यहाँ पर है कि यहाँ भी 0 या 1 लिख सकते हैं, 0 या 1, 0 या 1। तो सब में हर एक प्लेस को भरने के लिए हमारे पास दो दो चॉइस अवेलेबल है। तो किन्हीं भी स्थानों को भरने के लिए जितनी भी चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल होती है, उन सारी चॉइसेस की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो यहाँ पर ये होगा कि कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो वो कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से 9 टाइम्स आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 9 बार। 2 की मल्टीप्लाई 2 में ही जैसे आप 9 टाइम्स कराओगे आपको आंसर मिलेगा 512। तो ये आंसर आप फाइनल कर देंगे 512। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 512 किस में दे रखा है आपको, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो सही है, नहीं आया हो तो आप इसे याद रख सकते हैं कि आप अलग अलग प्लेसेस देखेंगे कि उन प्लेसेस के लिए कितनी हमें डिजिट्स दे रखी हैं, हम क्या क्या भर सकते हैं। तो 0 भरेंगे या 1 भरेंगे, तो दो चॉइस हमारे पास होंगी। ऐसे ही यहाँ भी या तो 0 भरेंगे या 1 भरेंगे, दो चॉइस इसके लिए, दो इसके लिए। तो आप सब सब पर आपने 2 2 लिख लिया और इन सब की मल्टीप्लाई करा दी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बार आपने मल्टीप्लाई कराई और 9 बार मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको 512 मिल जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 512 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज 3.1 मैंने 3 वीडियो में कवर की है, जानबूझ के छोटे छोटे से वीडियो मैंने बनाए हैं। लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होंगी उन्हें हम 1 या 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे। आप बताना आपको कैसा लगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना जो भी है। तो इस वीडियो में इतना ही।